अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हैं जी। और इम्पेयरमेंट के बारे में हम लोगों ने हल्की सी अंडरस्टैंडिंग ये ली थी कि इम्पेयरमेंट जो होती है ये एसेट की रिकवरेबल अमाउंट में रिडक्शन को कहते हैं। जस्ट लाइक कि हम लोग इन्वेंट्री में एनआरवी टेस्टिंग करते थे, बिल्कुल उसी तरह से सेम मॉडल में लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एनआरवी ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। सिर्फ नाम का फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है, बल्कि वो भी आज समझ लीजिए कि मुटेटस मुटेटस कंपैरिजन है। जब हम लोग IAS 2 के अंदर एनआरवी टेस्टिंग करते थे, हम लोग IAS 16 वाले एसेट्स के लिए इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। वो उसी स्टैंडर्ड में उसका जिक्र था IAS 2 की एनआरवी टेस्टिंग का। IAS 16 की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए एक सेपरेट चैप्टर उन्होंने बनाया हुआ है, IAS 36। IAS 2 यानी कि एनआरवी की टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको करते थे एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन। एनआरवी क्या होती थी कि एसेट बिकेगा, यानी कि वो इन्वेंट्री बिकेगी तो कितना प्रॉफिट देगी। इम्पेयर IAS 16 के अंदर भी हम लोग तकरीबन ऐसे ही वर्किंग करते हैं, लेकिन एनआरवी की जगह रिकवरेबल अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि एसेट से दो तरीकों से फायदा हासिल किया जा सकता है। एक, उसको बेचकर, जिसे हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहते थे, which is approximately equal to the NRV, net realizable value। डेफिनेशन वाइज हम इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही कह सकते हैं, ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। दूसरा होता है वैल्यू इन यूज, और इन दोनों में से हम लेते हैं हायर। क्यों? क्योंकि हमने वो डिसीजन लेना है जो कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सिमिलरली कॉस्ट की जगह पे, क्योंकि एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होती है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखती है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने IAS 2 इन्वेंट्री में पढ़ा था। कंपैरिजन में बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को बता सकूं कि ये एक हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एसेट को चेक करें, आप एसेट की रिकवरेबल अमाउंट चेक करें और उसको कंपेयर करें उसकी नेट बुक वैल्यू के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू, ये मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, शायद आपने कहीं और पढ़ा हो तो नेट बुक वैल्यू वो पहले लिखते हैं, रिकवरेबल अमाउंट बाद में लिखते हैं। तो जो आंसर्स आते हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बाकी और कोई फर्क नहीं। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं सब अच्छा है। इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो भी हमने की है। अगर हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना चाहें कॉस्ट मॉडल में तो ये आसान है। इसकी एंट्री हम लोग करते हैं इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और ये जनाब फॉर एग्जांपल जितना भी आपका इंपेयरमेंट लॉस हुआ है वो सारा का सारा जो यहाँ पे ये जो नेगेटिव फिगर निकलती है इसकी सारी अमाउंट यहाँ पे आप एंट्री करते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर रिवर्सल हो जाए तो फिर उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, यही एंट्री उल्ट लिख दी जाएगी। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और इंपेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। ये जो लॉस होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल रिकॉर्ड कर दिया जाता है जिस साल ये होता है। इसी तरह से जो इनकम है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल रिकॉर्ड कर दी जाएगी जिस साल ये होगी। याद रखिएगा कि इम्पेयरमेंट इनकम उतनी ही रिकॉर्ड करनी है जितना कि आपने पास्ट में इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया हुआ।
यानी कि अगर आपने पास्ट में इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, इम्पेयरमेंट इनकम कम होती है तो सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड कर ले। ठीक है जी। इसके लिए हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था वो ये था, एच टी ए हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू। ठीक है। लेकिन ये भी तो देखना है कि इम्पेयरमेंट इनकम कितनी है, ये ना हो कि उतनी इम्पेयरमेंट इनकम ही ना हो। तो इसके लिए जो रूल था बेसिकली वो ये था कि लोअर ऑफ एच सी ए माइनस नेट बुक वैल्यू और एक्चुअल रिवर्सल अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर होता है वो हमने रिकॉर्ड करना होता है। कल हम लोगों ने इसकी एग्जांपल भी की थी, हमने देखा था कि रिवर्सल जो है वो 22,000 का हो रहा था, यानी कि एक्चुअल जो आपका रिवर्सल है वो 22,000 का था, लेकिन एच सी ए माइनस नेट बुक वैल्यू 12,000 आ रहा था, तो हमने ये काउंटिंग एंट्री फिर 12,000 से की थी। तो रिवर्सल के केस में हम लोग अमाउंट ऐसे कैलकुलेट करेंगे और एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात करने लगे हैं अगर एसेट रीवैल्यू भी हो रहा है साथ साथ में, रीवैल्यूएशन भी होती है साथ में और एसेट की इंपेयरमेंट भी हो जाती है, तो फिर क्या होगा? देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसे चांसेस कम होते हैं कि एक एसेट एक साल रीवैल्यू हो रहा है, दूसरे साल इंपेयर हो रहा है, तीसरे साल रीवैल्यू फिर हो रहा है। जैसा कि हमें आईकैप के क्वेश्चंस कुछ नजर आते हैं कि वो ओवर द लाइफ जो है ना वो आपको कहता है कि भाई ये भी हो रहा है, 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 सारी चीजें नहीं होती। एक्चुअली में अगर एक एसेट है और उसकी लाइफ में रीवैल्यूएशन आ गई है एक दफा, तो फिर उसके बाद में इंपेयर होने के चांसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स पॉसिबल बहुत कम होते हैं। यानी कि ये क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक एसेट जो है उसको रीवैल्यू करें ये सोच के कि वाह जी वाह हमारे पास तो बड़ा जबरदस्त एसेट है, और बिल्कुल 2-3 साल के बाद पता चले कि यार ये तो फजूल एसेट है, इसकी तो नेट बुक वैल्यू भी ठीक नहीं रिकॉर्ड की गई, इसकी तो पेमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो इम्पेयरमेंट और रीवैल्यूएशन वाले एसेट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती है। हाँ ये हो सकता है एक रीवैल्यूएशन वाला एसेट था, आपने रीवैल्यू किया हुआ था, हम उसको रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर कंटिन्यू करते थे, लेकिन उसमें कोई हादसा पेश आ गया तो हमें उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हो सकता है। तो एक एसेट जो कि पास्ट में रीवैल्यू हुआ हुआ था, जिसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास मौजूद था, अगर वो इम्पेयर होगा तो क्या होगा? उसका जितना भी इम्पेयरमेंट होगी सबसे पहले वो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करनी। यानी कि अगर आप इम्पेयरमेंट लिखेंगे, हम क्या एंट्री करते थे, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इधर भी हम इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज करेंगे। देखिए एक्यूमुलेट आपकी एंट्री उसी तरीके से होगी, इसकी क्रेडिट साइड वैसे ही होगी, इम्पेयरमेंट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अगर आपका एक एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे है और फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर उसकी रिवैल्यूएशन होती है, सॉरी, अगर आपका एक एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और उसकी इम्पेयरमेंट होती है, तो सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करना है। तो हम सबसे पहले चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस को, और अगर कुछ बच जाएगा तो वो इम्पेयरमेंट लॉस कंसिडर किया जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने एक एसेट है उसकी इंपेयरमेंट करने लगे हैं जिससे रिलेटेड एक रीवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा हुआ है, तो आप पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करें। ठीक है जी। इसको ऑल इन कर दें, और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये आप इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट को चार्ज करें, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आप कैलकुलेट करेंगे आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना है, आप उतनी एंट्री करें। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है, एग्जाम्पल मैं छोटी सी बना लेता हूँ, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल भी करेंगे। एसेट है और उसकी जो कॉस्ट है इस वक्त हमारे पास बुक्स में वो पड़ी है 2 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उसकी पड़ी हुई है इस वक्त वो पड़ी हुई है 30,000 की। ठीक है जी। और तो 3 लाख कर लेते हैं। टोटल इसकी यूजफुल लाइफ थी वो 10 साल थी।
अब पहला साल आया था, हमने इसको रीवैल्यू करना था, तो हमने जब इसको रीवैल्यू किया तो हमें पता चला कि इसकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है 20x2 पे या 20x1 पे इसको रीवैल्यू करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि ये रीवैल्यू करके हो गया है 3,20,000 का, लेकिन 20x2 के एंड पे इसके साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से ये इम्पेयर करना पड़ा हमें, और इम्पेयर करके ये एसेट जो है ये बन गया 2,20,000 रुपए का। ठीक है जी, तो अब इसकी किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एसेट को जब रीवैल्यू करेंगे तो हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, और उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम अमोर्टाइज करेंगे 1 साल के लिए, और अगले साल के एंड पे हम इसकी इम्पेयरमेंट करेंगे। तो एसेट 1 साल हो चुका है इसका, हम लोग सबसे पहले एसेट को रीवैल्यू करेंगे। तो रीवैल्यू करने के लिए हम आप लोगों को पता है कि एसेट को प्रिपेयर करना होता है। पहली एंट्री रीवैल्यूएशन की, अगर याद कीजिएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह में हमने क्या याद किया था, हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी कि एसेट को नेट बुक वैल्यू को ले जाएंगे। इसकी 30,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है अभी तक। ठीक है जी, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी रीवैल्यूएशन जो है वो उसका गेन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास रीवैल्यूएशन का गेन जो है वो इस वक्त क्या आया है, इसकी फेयर वैल्यू माइनस नेट बुक वैल्यू करनी चाहिए। फेयर वैल्यू इसकी कितनी है, 3,20,000, नेट बुक वैल्यू कितनी है 2,70,000। रीवैल्यू कर रहे हैं अभी हम एसेट को, जो कि हमने रीवैल्यूएशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। 3,20,270, 50 की जो है वो गेन आ गया हमारे पास 50,000 का। तो हमने इसकी क्या एंट्री की, हमने इसकी एंट्री की रीवैल्यूएशन एसेट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट बाय ₹50,000, जिससे एसेट आपका कहां पे चला गया 3,20,000 रुपए के ऊपर। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है, 9 साल। अगला साल आया तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की, एसेट की डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने कहा कि 3,20,000 का हमारे पास एसेट हो चुका है, डिवाइडेड बाय 9, तो इसकी डेप्रिसिएशन बनी 320 डिवाइडेड बाय 9, 35,555। डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम इसकी अमोर्टाइजेशन करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस की। तो हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट। ये कितनी अमाउंट से होगा, रीवैल्यूएशन में 50,000 पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका बना जी 5,555। अब एसेट को इम्पेयर करने का वक्त आ गया है, एसेट इम्पेयर होने लगा है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की हम बात करने लगे हैं। अब जरा देखिएगा, हम लोगों को इसकी रिकवरेबल अमाउंट और नेट बुक वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी रह गई है, उसने ये कहा है कि एसेट इम्पेयर हुआ और उसकी रिकवरेबल अमाउंट 2,20,000 रह गई। उसने क्या, मैंने ही कहा है 2,20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और नेट बुक वैल्यू की बात करते हैं, इसने इसमें उसने वैल्यू इन यूज के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, इसलिए जो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है वही हम यूज कर लेंगे। वैल्यू इन यूज, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर डाटा नहीं दिया हुआ तो फिर उसने वो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको नहीं कहा हुआ, इसका मतलब है। इसकी नेटबुक वैल्यू एसेट की अगर आप देखें तो एसेट जब रीवैल्यू हुआ था उसके बाद एसेट की कॉस्ट हो गई थी 3,20,000। तो 3,20,000 में से 35,555 ये आपकी डेप्रिसिएशन माइनस होगी 35,555 की। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 28,284,445। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है वो हुआ है 2,20,000 माइनस 284,445, 64,445 रुपए का लॉस हुआ है आपका, रीवैल्यू आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। अब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है, अगर तो होता है कॉस्ट मॉडल तो हम एंट्री करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब क्या है, अब इसके दो पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट, सॉरी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 64,445। जब हम डेबिट करेंगे तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस में जितना है सबसे पहले उसे हम लोगों ने खत्म करना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट की अगर आप बात करें तो 50,000 उसमें आया था
5,555 उससे से निकल गया था, तो ये 44,445 मेरे ख्याल से रह जाएगा। 50,000 माइनस 5,555, 44445 तो 44,445 इसमें रह जाएगा। रिमेनिंग जो है वो हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज कर लेंगे एंट्री को टैली करने के लिए। तो इसमें हम माइनस करते हैं 20,000 की अमाउंट जो है वो हम इम्पेयरमेंट लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या समझो? ये हमारी एंट्री होगी जनाब कि सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस को जीरो करेंगे, फिर अगर कुछ बच गया तो इम्पेयरमेंट लॉस में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ी हो, तो हम लोग उसमें से 64,445 जो है वो माइनस कर लेंगे, बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में फिर भी पड़ा रहेगा और वो चार्ज होता रहेगा, वो डेप्रिसिएट होता रहेगा। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाए और फिर भी आपके पास डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही हो एंट्री के अंदर, तो फिर आप रिमेनिंग जो अमाउंट है वो इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आपको पता है कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो ये हम इस तरह से करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, एग्जांपल कराने में जरा टाइम लग जाता है, आसान काम है। अगर आपकी इम्पेयरमेंट लॉस आता है और आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं और आपने पहले से कोई आपने प्रॉफिट रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड की है अपने पास रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे, तो पहले आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को जीरो करना शुरू करेंगे। अगर उसमें से कुछ बच गया तो फिर हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ ना बचा तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस आपने उसी तरीके से क्रेडिट करना। तो ये जनाब रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अकाउंटिंग एंट्री है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। आसान एग्जांपल है, उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने अभी किया है। उसने क्या 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी क्यू परचेज रुपीज 240,000 a machine with an estimated useful life of 20 years and जीरो रेजिडुअल वैल्यू। 2,40,000 की एसेट है, मशीन है, और 20 साल की स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, यानी कि आप समझ लेंगे 12,000 की डेप्रिसिएशन पर मंथ चार्ज होगी। द एसेट हैज बीन रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी ईयर 3, 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसको रीवैल्यू किया 250 पे, चेंज कोई नहीं था यूजफुल लाइफ में, तो ये आपकी रीवैल्यूएशन हो गई। इसके बाद है ऑन 1 जनवरी ईयर 3 एन इम्पेयरमेंट हो गया। इम्पेयरमेंट रिव्यू शोड दैट द मशीन्स रिकवरेबल अमाउंट विल बी 100,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू बी 10,000। अब देखें यहाँ पे जब भी कभी चेंज होगा हम उसके बाद सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन जो है वो फिर, चाहे वो इम्पेयरमेंट है चाहे वो रिवैल्यूएशन है, चेंज इन एस्टीमेट है, व्हाटएवर, हम फिर बाद में उसके बाद अगले टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स रह गई है। ये किस साल की बात है? 3 सालों के बाद। ठीक है, ऑन जनवरी 1 जनवरी ईयर 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हमें पता चला है कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 7 साल नहीं बल्कि 10 साल है, तो हम रिमेनिंग डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो एक रिवैल्यूएशन हुई है और एक आपकी इम्पेयरमेंट हुई है। एक रिवैल्यूएशन हुई है, एक आपकी इम्पेयरमेंट हुई है। तो रिवैल्यूएशन कर लें, पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको आप डेप्रिसिएट कर लें, अमोर्टाइज कर लें, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट जब आप रिवर्सल रिकॉर्ड करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को जीरो करना है और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा भी हम लोगों ने किया है, इसमें मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, विच शुड बी द लास्ट टॉपिक। वो है जी, अगर हम रिवर्सल करते हैं, देखिए रिवर्सल के केस में याद रखिएगा, रिवर्सल चाहे कॉस्ट मॉडल का हो या रिवैल्यूएशन मॉडल का, रिवर्सल आपने तभी करना है जब आपने पहले इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की हो। अगर आप पहली दफा इम्पेयरमेंट चेकिंग करते हैं और आपकी रिकवरेबल अमाउंट नेट बुक वैल्यू से ज्यादा आती है, तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा था कि अगर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, यही कहा था ना। लेकिन अगर आपने पहले से कोई लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है और फिर उसके बाद आप जब दोबारा उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है और काफी रीजनेबल है, काफी इंपॉर्टेंट बड़ी अमाउंट है रिवर्सल की, तो फिर आप रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एसेट की आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की, पहली ही दफा आपका आंसर पॉजिटिव आया, जो कि मोस्टली होना भी चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं कि वर्किंग ऑफ लाइफ के अंदर, आम हालात में हमेशा आपकी रिकवरेबल अमाउंट एसेट की नेट बुक वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि
ये रिप्रेजेंट करता है कि आप उस एसेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। खैर बार रिवैल्यूएशन मॉडल के रिवर्सल की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल का रिवर्सल जो होगा ना वो 2 स्टेप्स में होगा। लेट्स सपोज कि आप देखते हैं कि आपके एक एसेट की रिकवरेबल अमाउंट और उसकी नेट बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिनेरियो में छोड़ देते हैं, हम इसका कुछ नहीं करते। लेकिन अगर पास्ट में कोई इंपेयरमेंट चार्ज की है तो फिर आपने इसकी एंट्री करनी है। वो एंट्री कैसे करनी है? आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट में कोई इंपेयरमेंट हुई है? आपके अकाउंट्स के अंदर एक अकाउंट आ रहा होगा जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो अगर आपके अकाउंट्स में एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का वर्ड आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट में ये एसेट इंपेयर हुआ था। ठीक है जी, ये सिंपल इंडिकेशन है। अच्छा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ये निहायत ही आसान है। करनी है सबसे पहले तो आपने इंपेयरमेंट लॉस को खत्म करना। ये बिल्कुल वैसी ही एंट्री है जैसी कि कॉस्ट में होगी कि अगर एसेट कभी भी इंपेयर ना हुआ होता तो उस एसेट की इस वक्त कितनी वैल्यू होती। तो हम सबसे पहले एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम लोग इंपेयरमेंट इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये वही सेम एंट्री है जो हम लोगों ने रिवर्सल के केस में पढ़ी थी कॉस्ट मॉडल की। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इंपेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट, और इसका वही रूल है कि आपने इसको लेना है लोअर ऑफ हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू और एक्चुअल रिवर्सल या एक्चुअल रिवर्सल की अमाउंट विच एवर इज लोअर। ये बिल्कुल वही रूल है जो अभी हम लोगों ने कॉस्ट मॉडल में पढ़ा है। हम लोग कहते थे कि इंपेयरमेंट जितनी भी होगी रिवर्सल वो सारी की सारी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू या एक्चुअल रिवर्सल दोनों में से चार्ज करेंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा रिवर्सल होगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। वो जो एक्स्ट्रा रिवर्सल हम लोगों ने इग्नोर किया था ना वो हम लोग चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एज ए रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस्ट मॉडल में रिवर्सल होता है उसी तरह से रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी मॉडल रिवर्सल होगा। पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी। अगर फिर भी कुछ आपका बच जाएगा तो उसे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, विद द अमाउंट, जो अमाउंट इस एंट्री से बच जाएगी। क्योंकि दरअसल अगर एक एसेट को हम लोग रिवर्सल कर रहे हैं इम्पेयरमेंट की और वो रीवैल्यूड है तो जो उसकी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू से ऊपर जो है वो वाली जो अमाउंट होती है वो बेसिकली उसका रीवैल्यूएशन होती है। तो रीवैल्यूएशन के मॉडल में अगर एसेट है तो हम उसे रीवैल्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन के मॉडल में एसेट नहीं है तो फिर हम उसको उसकी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट वाली लिमिटेशन से ऊपर नहीं लेकर जा सकते। तो इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल की एक ही एंट्री है और वो है ये वाली जो हमने की है कि हम लोग एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और इंपेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट करते हैं और ये अमाउंट करते हैं लोअर ऑफ HCA माइनस नेट बुक वैल्यू और RA माइनस नेट बुक वैल्यू। इन दोनों में से जो लोअर होता है उसके साथ करते हैं। और अगर रिवर्सल करते हुए हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट फिर भी कुछ बच गई है तो हम फिर वो उसको रीवैल्यूएशन गेन के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर। इसका मतलब ये है कि अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है और उसका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि उससे उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो।
जो कि बेसिकली हमने IAS 16 में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कहता है कि भाई इस तरह के सिनेरियो में उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। एग्जांपल है जनाबे वाला, ये रही आपके पास। ऑन 1 जनवरी year 1 entity Q purchased for rupees 240,000 a machine with an estimated useful life of 20 years, जीरो रेसिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है। वही एग्जांपल है, मैंने इसलिए कॉपी कर ली कि आपको एग्जांपल की कैलकुलेशन में सर खपाने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। द एसेट हैज बीन रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी year 3। 1 जनवरी year 3 पे एसेट रीवैल्यू हुआ ₹250,000, ओके, बट विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो हमने एसेट को रीवैल्यू करना है। ऑन 1 जनवरी year 4 an impairment review showed that the machine's recoverable amount to be rupees 100,000 and its remaining useful life to be 10 years। ठीक है जी, तो impairment हुई, remaining useful life 10 years होगी। On 1 January year 5 it was observed that the reason for the impairment of asset was mitigated by the efforts of the government। गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स कर सकती है जिसकी वजह से जो impairment आपने की है उसकी रीजंस खत्म हो गई। Hence the recoverable amount the asset is increased to rupees 250,000। ले जी, recoverable amount ऊपर चली गई। अब अगर आप जरा गौर से देखें, एंट्रीज करते हैं पहले साल एसेट परचेज हुआ, तो हम लोगों ने एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट बाय रुपीज 240,000। सर मेरी आदत है कि मैं ये वाली एंट्रीज भी लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या क्या एंट्रीज हुई ईयर 1 और 2 के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी हुई है। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 1 में भी और 2 में भी। अब 2,40,000 का आपका एसेट था, 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, तो 12,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है पहले साल। दूसरे साल चलते हैं, दूसरे साल भी आपने एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 12,000 की एंट्री होगी। फिर आगे चलते हैं जी, दूसरे साल का इख्तिताम आया, यानी कि बेसिकली ईयर 3 के ऊपर आपने ईयर 3 के स्टार्ट में आपने एसेट को रीवैल्यू किया 2,50,000 से। तो हम लोग जो है ना वो रीवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहली एंट्री रीवैल्यूएशन में क्या होती है, एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट में मूव कर दिया जाता है। तो हम लोग कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आप गौर से देखें तो पिछले सालों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग 12,000 ये और 12,000 ये क्रेडिट कर चुके हैं, तो टोटल 24,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मौजूद है जिसको हम लोग एसेट में मूव कर देंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। सेकंड इज कि हम लोग इसकी फेयर वैल्यू माइनस नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एसेट की जो फेयर वैल्यू है रीवैल्यूएशन के बाद वो बनती है जनाब 2,50,000। और नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 24,000 का बैलेंस था और एसेट जो था वो 40,000 का था, 2,40,000 का। 240 माइनस 24, 240 माइनस 24, 2,16,000। तो बेसिकली नेट बुक वैल्यू आपकी 2,16,000 है। इसका मतलब ये है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका कितना है, 34,000 का। अब ये आपकी सिंपल रीवैल्यूएशन सरप्लस है। 4 सिनेरियोज हमने पढ़े थे, तो ये पहला वाला सिनेरियो ही बनेगा कि आप लोग इसकी एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 34,000। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं अगले साल की तरफ। ईयर 1 और 2 मैंने इकट्ठे ही इधर बना दिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर 1 एंड 2। ईयर 3 की तरफ चलते हैं जी। ईयर 3 में एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एसेट रीवैल्यू होगी, किधर चला गया हुआ है, 250 पे चला गया हुआ है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी 8 साल है। क्या समझे, ठीक है। 2 साल डेप्रिसिएट हुआ है, एक्चुअली में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अच्छा 20 साल थी, तो 18 साल उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो 25,000 तकसीम 18, 25 नहीं 2,50,000 तकसीम 18, तो ये आपकी बनेगी जनाब 13,888। डेप्रिसिएशन है 13,889 कर लेते हैं, 13,889, 13,889। डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दी, क्या इस साल और भी कुछ एंट्री होगी? जी बिल्कुल होगी। हम लोगों ने रीवैल्यूएशन सरप्लस जो 34,000 का रिकॉर्ड किया था, इसको भी तो अमोर्टाइज करना है। तो हम लोग एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट
और हम लोग क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये एंट्री भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगी। 50,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था, 50,000 का नहीं, 34,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था, जिसको हम डिवाइड करेंगे 18 ईयर्स के ऊपर, तो ये हमारे पास बनेगा भैया 1,899, 1889। तो ये तो हो गई हमारी ईयर 3 की एंट्रीज। ईयर 3 में एक और भी काम हुआ था जी, बिल्कुल ऑन 1 जनवरी ईयर 4 हुआ है। वैसे तो ये एंट्री ईयर 4 की बनती है, लेकिन हम लोग इसको ईयर 3 के एंड पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको री इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर दी। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसमें से नेटबुक वैल्यू माइनस करेंगे। एसेट की रिकवरेबल अमाउंट उसने कहा है कि 1 लाख है। ईयर 4 में रीवैल्यू जब एसेट की इम्पेयरमेंट हुई तो पता चला कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 1 लाख है, तो हमें रिकवरेबल अमाउंट लिखनी होगी 100,000। एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, देखें इस साल के शुरू में एसेट रीवैल्यू होकर 2,50,000 रुपये पे चला गया था, और उसमें से हमने सिर्फ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,889 माइनस की है। तो हम लोग क्या करेंगे, 250,000 माइनस 13,899, 236,111, तो ये जनाबे वाला आपकी बनती है 236,111 नेट बुक वैल्यू। और अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 1,36,111 का रीवैल्यूएशन लॉस आ जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। इम्पेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग की है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू 1,36,111। अब ये है आपका रिवर्सल जो आपने रिकॉर्ड करना है। रिवर्सल की हम लोग सॉरी, ये इम्पेयरमेंट है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है अगर आपने, तो आपको पता है कि इम्पेयरमेंट के लिए सबसे पहले आप इम्पेयरमेंट चार्ज करते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट, और अगर कुछ बच गई तो हम उसे इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज कर देंगे, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है आपका ये क्रेडिट होगा। इम्पेयरमेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस तो टोटल अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपने सारी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, 1,36,111। रीवैल्यूएशन सरप्लस को उतना चार्ज हो जाएगा जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात करें तो ये पिछले साल रीवैल्यूएशन सरप्लस पिछले साल की रीवैल्यूएशन से राइज हुआ था 34,000 रुपए का। इस 34,000 रुपए में से हमने 1,889 जो है ये ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में मूव कर दिया है, तो बाकी 34,000 माइनस 1,889, हमारे पास 32,111 की जो अमाउंट है ये हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करनी है। और बैलेंसिंग फिगर जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज हो जाएगी, विच इज 104,000। क्या समझे? तो हमारी ये रीवैल्यूएशन की सॉरी इम्पेयरमेंट की एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये है इम्पेयरमेंट की एंट्री। इसके बाद ईयर 4 की तरफ चलते। ईयर 4 में क्या अकाउंटिंग एंट्री हुई होगी? अब ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ईयर 4 में एसेट की अमाउंट कितनी रह गई होगी आपके पास? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप इम्पेयरमेंट करते हैं या रीवैल्यूएशन करते हैं या चेंज इन एस्टीमेट वगैरह करते हैं, तो एसेट की डेप्रिसिएशन दोबारा से कैलकुलेट करनी होती है। तो हम लोग एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट का सवाल है बाबा, अमाउंट कितनी है? जब भी आप कभी रीवैल्यू करें या जब भी कभी आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, इम्पेयरमेंट की एंट्रीज करें, तो उसके बाद एसेट उस अमाउंट का हो जाता है जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू होती है। तो जनाब एसेट इस वक्त कितनी अमाउंट पे है? 1 लाख रुपए के ऊपर, ये रिकवरेबल अमाउंट थी ना। तो हम कहेंगे कि 1 लाख का एसेट है, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल रह गई है, तो डेप्रिसिएशन जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 की एंट्री होगी। हम अल्टरनेटिवली यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो तो एसेट जो होता है वो होता है कॉस्ट
ठीक है जी। जो उसकी है कितनी रीवैल्यू हो गए, वो कॉस्ट हो गई थी 2,50,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कितनी थी जनाब आपके पास 13,899 एक साल की, और लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने ये रिकॉर्ड किया हुआ है 1,36,111 का, तो आपके पास एसेट 1,00,000 रुपए के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप चेंजेस करते हैं तो चेंजेस करने के बाद एसेट की जो फाइनल नेट बुक वैल्यू बन जाती है वो अगले साल के लिए उसकी कॉस्ट कहलाती है। तो ईयर 4 में जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो 10,000 रुपये चार्ज होगी। क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन ईयर 4 में चार्ज होगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या होगा, अगले साल पंगे करना शुरू कर देगा। एक तो ये एसेट वाले जो है ना ये पंगे बहुत करते हैं। ईयर 4 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ईयर 4 में ये वाली एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट? ये वाली एंट्री भी तो होनी चाहिए क्योंकि एसेट रिवैल्यूएशन पे पड़ा हुआ है। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में 32,111 पड़ा हुआ है इस वक्त, एक बच्चे नहीं का है क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस हो गया था। रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाते हैं। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट का ओपनिंग कुछ होगा? शुरू से बनाते हैं जी? नहीं होगा। सबसे पहले हमने एसेट रीवैल्यू किया था 34,000 का। ठीक है जी। तो हमने एसेट अकाउंट डेबिट किया था 34,000 से, ईयर 2 की बात है। उसके बाद ईयर 3 में हमने रिटेन अर्निंग में कुछ मूव किया था, याद करें ये एंट्री है। रिटेन अर्निंग में मूव किया था रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 1889 से। फिर हमने ये एंट्री की रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट में हमने मूव किया था 32,111। देखिए जरा क्लोजिंग कितना रह गया, जीरो नहीं हो गया क्लोजिंग? क्या कहते हैं? जीरो हो गया? तो ठीक है, जीरो की एंट्री कर देंगे। 0/10। एग्जामिनर कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो, तो जीरो की एंट्री कर सकते हैं हम, इसके अलावा तो और कोई एंट्री नहीं होती। तो बहरहाल जीरो से एंट्री नहीं होती। इसका मतलब ये है, बताना ये मकसद था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा खप गया है। खपने से मुराद है यूटिलाइज हो गया है। हम लोग घर वाले कहते हैं ना कि तुमने मुझे खपा दिया है। वो खपाने का मतलब ये नहीं होता कि परेशान कर दिया है। खपाना जो है ये खपत से निकला है। खपत उर्दू में यूटिलाइजेशन को कहते हैं। तो ये सारा का सारा यूटिलाइज हो गया है रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि ये एंट्री नहीं होगी। ईयर 4 में उसने कहा कि हमने दोबारा टेस्टिंग की है। आपको पता है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो हर साल की जाती है। ईयर 5 में उसने दोबारा टेस्टिंग की है। ईयर 5 में उसने कहा है कि 1 जनवरी ईयर 5 it was observed that the reason for the impairment of the asset was mitigated by the efforts of the government. Hence the recoverable amount of the asset has been increased to 250,000. ले जनाब 250,000 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट चली गई है। तो हम लोग फिर इसकी दोबारा से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट जो है ये आपकी 250,000 पे चली गई है। नेट बुक वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? आपकी नेट बुक वैल्यू पिछले साल की थी 1,00,000, उसमें आपने 10,000 की डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज की तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ रही है जी 90,000। और अब आपको 1,60,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आंसर पॉजिटिव आया है। लेकिन अगर ये पहली दफा आया होता तो हम इसे इग्नोर कर देते, लेकिन ये एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आया है। जब ये एक इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आए तो फिर हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है जी। फिर हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री मैंने आपको बताई है कि दो होती हैं। सबसे पहले आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट टू इंपेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट करते हैं, फिर उसके बाद आप उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम लोग इसी तरह से एंट्रीज के दो पार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले कहेंगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पिछले साल बना था जिसमें 1,36,000 पे पड़े हुए हैं।
1,36,000 पे पड़े हुए हैं, तो अब हम पहले उसको कम करेंगे। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और इम्पेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट, ये एग्जैक्टली वही एंट्री है, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे कॉस्ट मॉडल में कैलकुलेट होती है। इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। ये अमाउंट के लिए ये होती है जनाब लोअर ऑफ HCA माइनस नेट बुक वैल्यू या एक्चुअल रिवर्सल। जो एक्चुअल रिवर्सल है वो आपने 1,60,000 का करना है। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू अब आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। अब यहाँ पे हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट ऐसी अमाउंट को कहते हैं कि अगर एसेट में कोई चेंजेस ना आई होती तो इस वक्त उसकी नेट बुक वैल्यू क्या होती, ना उसमें इंपेयरमेंट हुई होती ना उसमें रीवैल्यूएशन हुई होती। तो हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट सेज कि अगर एसेट में कोई पंगा ना हुआ होता तो एसेट की अमाउंट कितनी होती। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने एसेट 2,40,000 रुपए का लिया था, 20 ईयर्स की इसकी जो है ना वो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, और आज हम लोग खड़े हैं ईयर 5 के इख्तिताम पे, ईयर 5 के स्टार्ट में, ईयर 4 के एंड पे खड़े हैं, तो हम 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपकी टोटल हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट बनेगी। इस वक्त आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 90,000, ये आपको नजर आ रहा है। तो आपकी 12 नहीं, हम लोग 4 साल की डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, तो 4 यहां पे लिखेंगे। 240,000 डिवाइड बाय 20, 48, ये आपकी नेट बुक ये डेप्रिसिएशन बनेगी। कॉस्ट आपकी कितनी थी, 240,000 थी। मिक्स हो रहा है, मैं अलग अलग करके बताता हूँ। HCA का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब एसेट लिया था तो 2,40,000 का लिया था, और इस वक्त तक इसकी 4 सालों की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके होते, तो एसेट की कॉस्ट जो थी वो 2,40,000 थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम 4 सालों की चार्ज कर चुके होते, तो ये इसकी बनेगी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट कितनी बन रही है जनाब, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट बन रही है 240 डिवाइडेड बाय 20, 12,000 आएगा। 12,000 4 48, 2 48 में से ये एक 92 बन जाएगा, 192,000। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट जो है वो 192,000 है, नेट बुक वैल्यू 90,000 है। इसका मतलब है कि 102,000 जो है ये आपकी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू बनती है। तो एक तो आपने ये लेना होता है, दूसरा आपने लेना होता है एक्चुअल रिवर्सल जो हो रहा है। एक्चुअल रिवर्सल जो आपने वर्कआउट किया है वो 1,60,000 का किया, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1,02,000। तो आप ये एंट्री जो है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस की, ये आप 1,02,000 से करेंगे। आप एंट्री करेंगे 102,000, और इधर भी आप लिखेंगे 102,000। तो स्टेप नंबर 1 आपका एक एंट्री का कंप्लीट हो गया, वो है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और इम्पेयरमेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। आप 1,02,000 की इम्पेयरमेंट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, रिमेनिंग जो है आपका, देखें आपने 1,60,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने सिर्फ 1,02,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड किया। तो रिमेनिंग जो 58,000 है उसको आप रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे तो पहले एक और एंट्री हम करते होते हैं, वो क्या होती है जनाब, हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट, और उसके बाद आप दूसरी एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन कितनी है अभी इस एसेट की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है
लास्ट टाइम रीवैल्यू होने के बाद ये एसेट 2 दफा डेप्रिशिएट हुआ है, एक दफा पिछले साल ईयर 3 में ये वाली, और एक दफा इस साल ईयर 4 में। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में 24,899 पड़ा होगा, तो वो हम मूव करेंगे एसेट के अकाउंट में, और फिर एसेट को रीवैल्यू करेंगे 58,000 पे। तो ये इस तरह से आपकी एंट्रीज होंगी। जब भी एसेट को रीवैल्यू करना है आपने इसकी दोनों एंट्रीज करनी है, पहला जो उसकी प्रिपरेशन की एंट्री है और दूसरी जो उसकी एसेट की रीवैल्यूएशन की एंट्री है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, इसी तरह से एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये है जनाबे वाला आपका रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इम्पेयरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। हाँ, अब एक बड़ा मजे का सवाल है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस में कुछ शो करेंगे। यस, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस में 2,000 रुपया आता रहेगा। ये इस एक मेथड का फ्लॉ है कि जब हम एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यूएशन करने के बाद रीवैल्यूड अमाउंट के अंदर से भी 2,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसेट के अंदर पिछले साल एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट को 1,04,000 से डेबिट किया था, सॉरी 1,36,000 से डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, और अब आप 1,02,000 रुपए से इसको डेबिट कर रहे हैं, तो 34,111 का इसमें एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस नजर आता रहेगा 34,111 का। तो अब एसेट जब रीवैल्यू होकर 2,50,000 का हुआ है तो इसकी जो बाइफर्केशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम इन सारों को इकट्ठा करके एसेट के अंदर जो है ना वो एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद एसेट सारा रिफ्रेश हो जाता है। तो हम लोग एसेट की नेट बुक वैल्यू जो बुक्स में दिखा रहे होंगे वो 250,000 पे दिखा रहे होंगे। इसमें एक काम ये किया जा सकता है, ये क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को एसेट के अकाउंट में मूव कर दें, क्लोज कर दें, लेकिन ये एक ऑप्शनल बात होती है, ये आप करें या ना करें वो आपके ऊपर है। एसेट की दोबारा नेट बुक वैल्यू 250 हो जाएगी और एसेट अब 250 पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगले साल एसेट जब डेप्रिसिएट होगा तो हम लोग उसे कहेंगे उस एक साल की डेप्रिसिएशन उसमें नजर आ रही होगी, क्योंकि ये देखिए एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर 13,889 पड़ा हुआ था जो आपने उसको जीरो कर दिया। तो एसेट की कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो जो इंपेयरमेंट लॉस है वो आपका एसेट के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। जी जनाब, कुछ समझ तो नहीं आ गई? चीज मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। सिर्फ इसके टी अकाउंट्स बना के अगर आप समझ लें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इस प्रैक्टिस को एक दो दफा खुद करेंगे, जब आपको वर्क फ्लो समझ आएगा, जब आपको एंट्रीज का फ्लो समझ आएगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है जो हमने करने थे। अब इसकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी करनी चाहिए। कल एक बच्चा जिक्र कर रहा था कि जी वो कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो जरूर करें, लाजमी तौर पे करें, बड़े अच्छे सवाल हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आई कैप के पास पेपर के पिछली 6 अटेम्प्ट्स के सवाल आपने लाजमी तौर पे करने हैं, ये ज्यादा नहीं होंगे, ये तकरीबन 50 के करीब क्वेश्चन होंगे, जिनमें से मेजोरिटी क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो एक एक करके पास पेपर को पकड़ें, उनके सवाल करें। अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप डेली बेसिस पे एक पास पेपर का सवाल जरूर करें, डेली बेसिस पे एक पास पेपर का नया सवाल जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस करें। पास पेपर का सवाल एक दफा नहीं करना आपने, उसको कम से कम 2 से 3 दफा करना है। और ये नहीं है कि एक ही सिटिंग में बैठ के 3 दफा, वो तो आपको सवाल याद हो रहा होगा। आप एक दिन करें, उसके बाद 1 या 2 दिन ठहर के दोबारा जरा वो सवाल करें, फिर 1 या 2 दिन बाद दोबारा वो सवाल करें। देखिए पहली दफा अगर आपको एक सवाल करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं तो ये टाइम लगाएंगे तो फिर ही आपका ये टाइम कम होगा। अगर आप 1.5 से 2 घंटे, आपने देखा एक बच्चे का मुझे कल परसों मैसेज आया था कि जी वो मुझे बहुत टाइम लग गया है टेस्ट सॉल्व करने में, तो वो इस वजह से लग गया है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट सॉल्व करने की। जैसे जैसे आप अपने आप को, अपनी इस एफर्ट को करते जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल पॉलिश होती जाएगी और फिर आप उसको जो है वो रेलिवेंट टाइम के अंदर भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दिमाग को सोचने पे मजबूर करना होता है।
दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह नहीं होता कि उसमें कोई चीज डाल दी तो वो कंप्यूटर की तरह उसी तरह से बुलियन वेरिएबल्स को फॉलो करेगा। दिमाग जो होता है उसने न्यूरॉन लिंक्स बनाने होते हैं, ठीक है। देयर इज अ फिजिकल मूवमेंट इन योर माइंड, हर वक्त लिंक्स बन रहे होते हैं और न्यूरॉन लिंक्स को जो है दिमाग मेमोरी की तरह से फीड करता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।